नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। केदारनाथ उपचुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में दोनों ही सियासी दलों की बात करें तो कसरत लगातार जारी है। ऐसे में समझना यह जरूरी है कि केदारनाथ उपचुनाव में आखिर किस पार्टी के पास कौन सा मुद्दा है, कौन सा दल कौन से मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा। क्या बीजेपी ऊपर नजर आ रही है या फिर कांग्रेस के हाथ में इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे कैश करते हुए जीत हासिल कर सकती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर केदारनाथ उपचुनाव में किस पार्टी के पास कौन सा मुद्दा है और किस मुद्दे को भुनाने की कोशिश इस उपचुनाव में की जाएगी। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। केदारनाथ उपचुनाव की खास तैयारी, किस पर किसकी रणनीति पड़ेगी भारी। फूंक फूंक कर कदम रख रहे राजनीतिक दल, बाबा के आशीर्वाद से मसला होगा हल। बाबा केदार की भूमि केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियों में सीट को जीतने के लिए होड़ मच गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य पार्टी केदारनाथ सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वोटर्स को साधने के लिए जहां एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्य को भुनाने के साथ ही धामी सरकार द्वारा बीते दिनों केदारनाथ में 39 घोषणाएं की और बजट की स्वीकृति दी, तो वहीं विपक्ष केदारनाथ बचाओ अभियान के साथ ही कई मुद्दों को लेकर केदारनाथ की जनता के बीच जा रहा है। कांग्रेस के पास केदारनाथ सोना चोरी, दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर का निर्माण का मामला, केदारनाथ आपदा, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, QR कोड, गर्भगृह से फोटो वायरल, गुफा का नाम बदलना, दिवंगत विधायक को सम्मानजनक विदाई न देना, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस को जो जीत दिला सकते हैं। दिवंगत विधायक का वहां अंतिम संस्कार चल रहा था अगस्त्यमुनि में, एक सम्मानजनक विदाई तक आप अपनी विधायक को नहीं दे पाए और आप दिल्ली के बौराड़ी में शिलान्यास कर रहे थे केदारनाथ धाम के मंदिर का। तो जितनी चोटें केदारनाथ धाम को या केदारनाथ की विधानसभा के लोगों को भाजपा के शासन में दी गई हैं, उतनी चोटें भूतो न भविष्यति कभी नहीं हुआ। और हमारी यात्रा में हमने जो केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली, हम उसी में समझ गए थे कि केदार बाबा के आशीर्वाद से इस बार हैट्रिक केदारनाथ में कांग्रेस ही लगाएगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी बता रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को दरकिनार कर प्रदेश प्रभारी को रणनीति बनानी पड़ रही है। भाजपा उनकी रणनीति पर ध्यान नहीं देती। आपसी द्वंद्व का निष्कर्ष ये है कि उनके केंद्रीय प्रभारी को प्रदेश के मुख्य जो अध्यक्ष हैं उनको बाईपास करके नीतियां बनानी पड़ रही हैं। तो आंतरिक द्वंद्व किस प्रकार का उस जग जाहिर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी उनकी रणनीति पर ना तो ध्यान देती है, ना हम उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। इतना जरूर है कि हम जिस पद्धति के आधार चुनाव लड़ते आए हैं उस पद्धति के आधार पर हम बूथ प्रबंधन के आधार पर अपने चुनाव को लड़ेंगे और प्रत्येक बूथ हमारी जीत के लक्ष्य में हो, इसकी रणनीति के आधार पर हमारी आगामी रणनीति बन रही वाली। केदारनाथ का उपचुनाव पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही दलों की साख का चुनाव बन गया है। ऐसे में दोनों ही दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन केदारनाथ में देखना दिलचस्प होगा कि बाबा केदार का आशीर्वाद किस दल को मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। तो केदारनाथ उपचुनाव में आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारती है, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले दिलचस्प बात तो ये है कि देखिए दोनों ही दल जो है अपने पत्ते खोलते हुए नजर फिलहाल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में कौन सा चेहरा उतरने वाला है किस पार्टी से, इस पर भी अभी तक संशय बरकरार है। लेकिन मुद्दों की आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस पार्टी के हाथ में कौन सा मुद्दा है जिसे भुनाने की कोशिश इस उपचुनाव में की जाएगी। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं। हमारे साथ गिरिराज हिंडवान जी कांग्रेस से चर्चा में जुड़े हैं, गजेंद्र रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं और रविंद्र वाल्मीकि जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले रविंद्र वाल्मीकि जी, आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। केदारनाथ उपचुनाव काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला यहां पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि आप लोगों की भी पूरी जोर आजमाइश और एड़ी चोटी का जोर आप लोग लगाए हुए हैं, यानी कि कंपटीशन आप लोगों को भी तगड़ा नजर आ रहा है। कौन सा मुद्दा आप देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम करता हुआ नजर आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव रूप से एक संगठनात्मक पार्टी है। इसके संगठन का कार्यकर्ता बूथ तक एक्टिव रहता है और हमारे लिए कोई चुनाव लड़ना, चुनाव की तैयारी करना
कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है हमारा, क्योंकि संगठन पूरे तरीके से एक्टिव रहता है और संगठन ने जिस प्रकार से अपनी रणनीति के साथ केदारनाथ चुनाव के लिए जा रहा है, और कोई भी चुनाव, दूसरी बात लेना जी कि कोई भी चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, कभी भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। चुनाव की सीरियसनेस, चुनाव की प्रत्येक गणित, चुनाव की प्रत्येक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए चुनाव के बीच में जाती है। वही और तो ये जानना पार्टी की चाहते हैं ना, रणनीति है। कौन से मुद्दे हैं केदारनाथ उपचुनाव में आप लोगों के पास, कौन से मुद्दे हैं हाथ में, ये बताइएगा। देखिए, मुद्दे तो हमारे पास यही है कि जिस प्रकार से इन 7 वर्षों में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया है, उसके काम के बल पे दिया है। जिस प्रकार से प्रदेश का विकास हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार हो, महिलाओं को सम्मान हो, तो ये अनेक प्रकार के जो मुद्दे हैं जो हमने सरकार ने किया है। पूरे प्रदेश भर में जो उत्तराखंड की साख है, दुनिया में लेकिन ये जो मुद्दे साख तो फिर बनी है मंगलौर में और उत्तराखंड को लेकर, बद्रीनाथ में पर्यटन काम और करते हुए शिक्षा का। नजर नहीं आए वाल्मीकि जी। नहीं, देखिए अपनी स्थिति होती है कि हमने अपनी बात को रखा, हम नहीं समझा पाए बदले, तो इसका मतलब ये नहीं हम इसको लेके हम आगे अपनी को नहीं रखेंगे। हमने काम किया है, हम काम का ढिंडोरा पीटेंगे, खूब अच्छे से पीटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से एक पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हम इस बात को आगे रखते रहेंगे। ठीक है गिरिराज जी, जरा आप भी बताइएगा कि कांग्रेस के पास आखिर इस उपचुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर आप लोग इस उपचुनाव पे जाने वाले हैं। रीना जी, केदारनाथ उपचुनाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज रीना जी, इस उपचुनाव में भाजपा डरी हुई मुद्रा में है। सुन लीजिएगा, भयभीत ये लोग हैं। इसके पीछे मूल में जो कारण है, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो जनमानस वास कर रहा है, उनको भाजपा इस समय शासित है, रूल कर रही है उत्तराखंड में। रीना जी, इन्होंने जो पीड़ा दी है, जो वाकई कष्ट में उस जनमानस को रखा है, दंश देने का काम किया है। आज वहां पंडा पुरोहित, छोटे से छोटा व्यवसायी जो आसान्वित होता है यात्रा से कि मैं अपने परिवार को साउंड करूंगा फाइनेंशियली, इंफ्रा के नाम पे इन्होंने उसके घर जो है उनके जमींदोज कर दिए। यह संवेदनहीन सरकार है रीना जी। आज जो उस पॉकेट का आज निश्चित रूप से आज विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ, वहां जो जनमानस है वो इनके झूठ को, छल को, छद्म को समझ चुका है। और वाकई जो परिणाम इसका आएगा, इसकी परिणति जो होगी, निश्चित रूप से वोट के रूप में प्रतिशोध होता है रीना जी। और डरी हुई मुद्रा जो मैंने बोला है, उसके प्रमाण है रीना जी। आज 5 मंडल जो 5 पॉकेट है केदारनाथ, इसमें उपचुनाव जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, 5 पॉकेट में 5 मंडलों में 5 इनके कैबिनेट मंत्री उतरे हुए, जिन कैबिनेट मंत्रियों ने निश्चित रूप से आज से 3 माह पूर्व तक उस क्षेत्र की सुध नहीं ली थी, वो लोग डेरा जमाए हुए हैं वहां पे इस समय 5 के 5 मंत्री। अब आप स्वयं सोचिए कि जनमानस इस बात को समझ रहा है कि वाकई भाजपा जो है, आज मुखिया जाते हैं और घोषणाएं करके आ जाते हैं 3940 घोषणाएं। रीना जी इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगी घोषणाएं, कार्यान्वयन की तरफ। ये आप देखिएगा, इस बात को भी वहां का जनमानस समझता है। आज करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उतरने वाली है। निश्चित रूप से विजयश्री की तरफ हम लोग जाएंगे। और उसके मूल में जो कारण है, आज अगर वाकई एक सवाल अगर मुखर होकर उठाया गया कि भाई सोना चोरी, अगर एक शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, जिनको ईश्वरीय अंश में मानता हूं, देवतुल्य है वो, अगर वो उनके मुख से अगर एक बात निकली है कि 228 किलो सोना भाई कैसे चोरी हो गया, उस पर सरकार जांच बिठाए,
और इनके लीडर्स जो टॉप लीडरशिप इनकी है रीना जी, वो ठीक वाकई है। देखिए, शंकराचार्य विपक्ष के जो हाथ बोल रहे में हैं, कई मुद्दे हैं गिरिराज जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। निश्चित आप रूप लोग के से, हाथ में बहुत निश्चित सारे रूप मुद्दे से। हैं जिसकी गिनती भी आप लोग करवा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमने ये देखा कि केदारनाथ मुद्दों को लेकर जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, आप लोगों ने उसे बहुत पहले भुनाने का काम किया, लेकिन अभी इन दिनों कहीं ना कहीं आप लोग साइलेंट मोड पर जा रहे हैं। और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप लोगों के अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी चुनावी मोड है, उपचुनाव के आप लोग राह पर चल पड़े हैं, तो आप लोग साइलेंट हो गए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसका नुकसान आप लोगों को हो जाए और फायदा बीजेपी ले जाए, क्योंकि जो पहले मुद्दे आप लोगों ने उठाए शायद वो अब वहां की जनता को याद ना रहे, और यही कारण है कि आप लोगों को अभी एक्टिव होने की जरूरत है। बहरहाल आगे चर्चा को मैं ले जाती हूँ। गजेंद्र रावत जी, आप क्या देख रहे हैं, किसके पास कौन सा मुद्दा और कौन सा मुद्दा काम कर जाएगा इस उपचुनाव में? अगर आज की तारीख की हम बात करें कि केदारनाथ उपचुनाव कहां पर है, तो आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियों में टिकट को लेकर जो है तलवारें खींची हुई है जी। भारतीय पार्टी के लोग भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, और यही स्थिति कांग्रेस की भी है। आपने कल उनका भी बयान सुना होगा, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे कुलदीप रावत जी। उनका कहना है कि वहीं पे तो चुनाव लड़ना है। और ये भी सुनने में आया कि कुलदीप रावत को जब मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया, वहां पर जो इनके संगठन महामंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष है, उनके सामने कहा गया कि भाई आपको जो है दायित्वधारी बनाया जाएगा, आप जो चुनाव लड़ने से किनारे कीजिए, तो उन्होंने मना किया। इस बीच ये बात भी सुनने में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कहा है कि ये भी हो सकता है कि अगर आपको सिंबल न दे, लेकिन अगर पार्टी आदेश करेगी तो आपको लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की भी तैयारी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर किसी और को चुनाव लड़ाया जाए। और जो कुलदीप रावत है, उनको इसलिए चुनाव मैदान में उतारा जाए ताकि वो जो विपक्षी दल इनका कांग्रेस है, उनको डेंट कर सके। उनके पास जो 13-14 हजार का एक वोट बैंक माना जाता है, तो हो सकता है कि इससे बीजेपी को फायदा हो जी। ये तो हमारा विषय है कि टिकट भी तय नहीं हो पा रहे, और ये स्थिति है कि उसको बैकिंग के लिए जो है कुलदीप को लड़ाया जा सकता है। दूसरा, जिस प्रकार कांग्रेस की तैयारियां भी आपने मंगलौर और बद्रीनाथ को लेकर कही थी, निश्चित रूप से आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर की जो जीत थी वो कांग्रेस के लोगों को शायद हजम नहीं हुई, और इसीलिए जिस प्रकार से पहले ये बताया गया कि हुआ कि वहां पर लखपत बुटोला और मधुभूषण नैथानी को जो है जिम्मेदारी दी जाएगी चेक करने की किसको कैंडिडेट उतारना है। 1 महीने तक शैलजा कुमारी के आदेश के बावजूद इन लोगों ने निर्णय नहीं किया। बाद में वो जो है, जो लोग बदले गए और भुवन कापड़ी और वीरेंद्र जत्ती को तय किया गया कि ये प्रभारी बनेंगे। उसके बाद फिर झगड़ा मचा। झगड़े के बाद ये हुआ कि उन नामों के साथ जो है मुख्य रूप से गोदिया का नाम जोड़ा गया, लखपत बुटोला का नाम जोड़ा गया। सीधे सीधे एक मैसेज है कि एक तरफ जो है टीम करण मारा है, और दूसरी ओर कांग्रेस के लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि गणेश गोदियाल कोई वहां पर इस प्रकार का जो है फील्डिंग लगाएंगे ताकि इनको जीत हासिल हो सके। तो आज की तारीख में भी जब हम बात कर रहे हैं, उस दिन भी हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में टिकटों को लेकर बहुत मारामारी है। दोनों की पद और प्रतिष्ठा लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ और मंगलौर हारने के बाद उस जो दंत है हार का, जो डंक इनको लगा बहुत करारा, उसको मिटाना चाहती है। कांग्रेस की शायद ये कोशिश होगी कि जिस प्रकार से मंगलौर और बद्रीनाथ लोगों ने इनको वोट कास्ट किया, वो किसी प्रकार कोशिश कर रही है कि जो जनता का विश्वास रखा जा सके, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है गजेंद्र रावत जी, क्या आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी जो अपना पैटर्न चेंज कर रही है? क्योंकि हमने देखा कि अब तक जब भी ऐसे उपचुनाव हुए हैं, जब कोई अनहोनी हुई हो और सीट खाली हुई हो, तो परिवार के ही सदस्यों को कहीं ना कहीं टिकट दिया जाता है, उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं जो दावेदारों की लिस्ट है या जो पैनल तैयार किया गया है, उसमें नाम शामिल है ऐश्वर्या रावत का, लेकिन इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। या यूं कहें कि नाम अंदर खाने फाइनल हो चुका है, बाहरी तौर पर एक कहीं ना कहीं ये बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और नाम अंदर खाने फाइनल हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? इस बारे में ये बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, उनका जो झुकाव है वो आशा नौटियाल की तरफ है। क्योंकि आशा नौटियाल 2 बार वहां विधायक भी रह चुकी है,
हालांकि 2017 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बगावत भी की थी। तो जो विषय आप कह रहे हैं कि व्यक्ति को टिकट देना है, ये एक और सवाल खड़े करता है कि जो पार्टी परिवारवाद को लेकर लंबे चौड़े भाषण देती है। अभी आपने कल की प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा कि उन्होंने कहा कि 1 लाख ऐसे लोग हम तैयार कर रहे हैं ताकि परिवारवाद की तरफ न जाना पड़े। जी। और दूसरी ओर आपने उत्तराखंड में देखा कि 5-7 ऐसे सीटें हैं जहां पर विधायकों के मरने के बाद उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदार जो है वो उनको टिकट दिया गया है। यहाँ पर वो जिस अंदाज में ऐश्वर्या राय के बयान आए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए वो दावेदार है और स्वाभाविक दावेदार है, वो भी वहां के सपने की बात है, तमाम तरह की बातें वो कह रही है। भगत सिंह को ऐश्वर्या रावत के कार्यक्रम में रुद्रप्रयाग जाना, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि जब आप जो है चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है तो इस प्रकार की बातें कैसे आ रही है। जिस अंदाज में कुलदीप रावत ने बहुत तेजी से बैटिंग करी है, उनका कहना है कि उनके पास बहुत सारे मौके नहीं है। तो जो ये परिवार को लेकर दूसरे तीसरे को टिकट को लेकर ये इसलिए भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव है बीजेपी। और एक चीज और जो अभी ये कह रहे थे कि भाई बहुत सारी घोषणाएं हुई है, अभी तक सिर्फ घोषणाएं नहीं हुई है बल्कि ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के साथ साथ बजट भी एलोकेट कर दिया गया है। वहां पर बड़ी संख्या में आपदा राहत मद से पैसा जारी करवाया गया है। करोड़ों रुपए के ठेके वहां पीडब्ल्यूडी और लोक निर्माण विभाग और ये सिंचाई विभाग के, आपदा विभाग के करवाए गए हैं। वहां लगातार जो कमिश्नर है गढ़वाल के, उन्होंने जो है दरबार लगाए हैं। परिणाम मालूम है कि छोटी सी भी अगर चूक हो गई, मतलब जिस प्रकार से बद्रीनाथ और मंगलौर में चूक हुई, वो चूक दोबारा हो गई तो वो बहुत यही कारण है कि फूक फूक कर कदम जो है बीजेपी भी उठाती हुई नजर आ रही है। रविंद्र वाल्मीकि जी, फूक फूक कर कदम उठाने की अब यहाँ पर देखिए नौबत आ गई है, क्योंकि 2 सीटें आप लोग हार चुके हैं पहले उपचुनाव में और अब कहीं ना कहीं आप लोगों का पूरा फोकस है कि सीट पर जीत कैसे हासिल की जाए, क्योंकि अगर हार का सामना करना पड़ता है तो दिल्ली तक ये खबर पहुंच जाएगी और इसका संदेश जाएगा। तो ऐसे में जैसा कि गजेंद्र रावत जी जिक्र कर रहे थे कि उम्मीदवार को लेकर भी आप लोग अभी तक पत्ते नहीं खोल पाए हैं, इतना ज्यादा विचार विमर्श मंथन करना पड़ रहा है या फिर अंदर खाने घमासान है टिकट को लेकर? देखिए रीना जी, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है या फिर सीखती है। हमने हमारे से मंगलोर और बद्रीनाथ में हम बहुत कम अंतर से चुनाव हारे। उनमें जो हमारे से कमियां रह गई थी उनको सीखते हुए हम जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा करके आप इसे कह सकते हैं कि फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि हम रणनीतिक रूप से अपने सारी चीजों को किसी भी तरीके से कोई खाने को खाली नहीं रखना चाहते। तो 2 सीटों पर जो हार हुई थी उसमें क्या चूक रह गई थी, क्या कमी रह गई थी जिसकी पूर्ति अभी चुनाव में करेंगे आप लोग? ये इंटरनल मैटर होता है और ये अंदर का कहानी होती है। संगठन उसमें अपनी जो भी जांच रिपोर्ट करता है, मैंने कहा ना, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। जहां हमारे से गलती हुई उसे सीखते हुए आगे वो गलती दोबारा ना हो, उसमें जहां कमी रह गई थी वो कमी ना हो, क्योंकि बहुत कम अंतर से आ रहे हैं इसकी। और खास करके मैं मंगलोर की बात करूं कि जब हम मंगलोर कभी आज तक जब से उत्तराखंड बना कभी हम नहीं जीते हैं और बड़े अंतर से वहां पे चुनाव को मैं स्पष्टता से कहूं उस अंतर को कहीं ना कहीं हमने कम किया। तो ठीक है, हम अच्छे बहुमत के साथ केदारनाथ को जीतेंगे। और जहां तक टिकट की बात है, टिकट एक हमारा पार्टी का एक अपनी जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है उसके के पास पैनलिस्टों का नाम जाता है। जो लोग जो भी इसमें दावेदार होते हैं उनके हर विषय पे चर्चा करते हुए किसको टिकट देनी है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है चुनाव में, जीतने वाला कौन है, कौन जिता सकता है, कैसे जिता सकता है, किस रणनीति के हिसाब से जिता सकता है, और यही सबसे बड़ा पहलू होता है। इस पे गंभीर विषय पे चर्चा करते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेता है उस पे संगठन के जितने भी लोग हैं वो काम पे लग जाते हैं। और संगठन हमारा, मैंने कहा ना, ठीक है, लेकिन इस उपचुनाव में आप लोगों को कई मुद्दों का सामना करना पड़ेगा रविंद्र वाल्मीकि जी, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तो देखिए विपक्ष पहले से ही कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 सीटें जीती कांग्रेस तो उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है। केदारनाथ उपचुनाव और वहां के मुद्दों को लेकर पहले से ही हल्ला बोल करती नजर आई है, चाहे वो QR कोड का मसला हो, चाहे केदारनाथ में आपदा का मसला हो, या फिर वहां से सोना चोरी का मामला हो, या दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण का मामला हो। ये तमाम मुद्दे विपक्ष के हाथ में हैं और इन्हीं से पार पाते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो कठिनाई नजर आ रही है किस राह में?
देखिए, इस मुद्दे को लेके एक लंबे समय से कांग्रेस लोगों के बीच में झूठ बोल दिया गया है। तो स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण है, चाहे वो दानदाता हो और चाहे दान तो लेने proof वाले तो आप लोग जो भी नहीं हमारा दे पाए ना इसे लेकर। नहीं क्यों नहीं तो दिया? आप लोग भी अरे नहीं दे भाई, पाए। रसीदें सुनिए ना, रसीदें दी है सारी ये की। रसीदें दूसरी अभी बात आती एक और हैं, दावे पहले के जब ऊपर- आरोप लगे थे तब कहाँ थी ये सुन रसीदें? लीजिए ना, रीना जी, मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप बताइए ना, अगर चलिए ठीक है, मान लीजिए हमारे पे कोई रसीद नहीं है, ये कह रहे भ्रष्टाचार हुआ, तो लाओ ना कोई सबूत, आपके चैनल पे बैठ के दिखाएं, कोर्ट में जाके देखो। भाई 2012-13 में जिस प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो इन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने एक बड़ी लैंड की खरीद फरोख्त में धोखा किया था, उसके सबूत लाके कोर्ट से मुकदमा कायम कराया था। ठीक है, गिरिराज जी इस पर नहीं जवाब कराता, देना आपके चाहते हैं, पास उनके अगर- जवाब को ले लेते हैं। आपने सवाल अगर पूछा, कोई है, गिरिराज जी सबूत जवाब तो लेके दीजिएगा। जाइए। रीना जी, जी केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में विजय सूरी की तरफ बढ़ रही है। सुन लीजिएगा आप, आज वाकई उस विधानसभा क्षेत्र का जनमानस समझ चुका है कि ये झूठों की जमात है भाजपा। आज जो स्थितियां हैं आपको बताऊं, जो दंश इन्होंने दिया है इन 7 वर्षों में, और रीना जी उपलब्धियों के नाम पे भाजपा की सुनिएगा, 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे बलात्कार के क्षेत्र में, महिला अपराध के क्षेत्र में इस प्रदेश को लेके आ गई है भाजपा। आप स्वयं सोचिए, इनके लोग इसमें शामिल रहे। बेरोजगारी चरम पे है। पर्वतीय क्षेत्र, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, जो आखिरी पायदान का ग्रामीण है, उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ नहीं मिल पा रही है, हेल्थ फैसिलिटीज। क्या स्थितियां इन्होंने बना रखी है राज्य की, आप स्वयं सोचिए। इनके मंत्री गण जो है, माननीय हाईकोर्ट सख्त टिप्पणी करते हैं गणेश जोशी जी के ऊपर कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस बनता है, विजिलेंस को आदेशित करते हैं, लेकिन आज तक ये स्थितियां बनी हुई है सरकार की कि आज तक न बर्खास्तगी होती है उस मंत्री की, न इस्तीफा लिया जाता है। आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां बना रखी। स्वयं में प्रेस कॉन्फ्रेंस को आहूत करता हूं मंत्री और कहते हैं नहीं साहब मैं पाक साफ हूं, मैंने कुछ नहीं किया। ये परफॉर्मेंस सरकार की है इन 7 वर्षों में। तो आप स्वयं सोचिए जो एनालिसिस है वाकई, और वोट के रूप में प्रतिशोध जो मैंने कहा है, आज करण महाराज जी के नेतृत्व में, आज वाकई जो वहां का जो जनमानस है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का, उनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरे इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को लिए हुए उनके बीच में है। ठीक और है, निश्चित रूप से जो जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं रीना जी, वो जब हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा, निश्चित रूप से असेंबली में डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा। इस सरकार से लड़के झगड़ के जो भी इश्यूज है उसका निदान लेके उस विधानसभा क्षेत्र में लेके जाएगा। तो निश्चित रूप लेकिन से कौन सा वो चेहरा होगा उम्मीदवार, वो किसे आप लोग विधानसभा बनाएंगे, क्षेत्र- इसे लेकर भी तो आप लोगों की पार्टी भी रीना जी, असमंजस में मंत्रणा नजर चल आ रही रही है, है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप नहीं, लोग भी, मंत्रणा क्योंकि सुन लीजिएगा, इस उपचुनाव को जीतने रीना के बाद जी। तो लग रहा है कि सभी के सभी नेता इस उपचुनाव को लड़ना चाहते हैं। पहले हालांकि वो कदम पीछे रखते थे, वो रीना लड़ना जी। ही नहीं चाह रहे थे, लोकसभा रीना चुनाव जी। तक की बात कर रही हूं मैं, लेकिन अब ये लंबी लिस्ट होती जा रही है। रीना जी मंत्रणा चल रही, आज भी जूम मीटिंग थी। हाँ। आज हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट उम्मीद करण हम कर रहे महाराज थे जी, शायद नाम सामने आ जाए, यशपाल, लेकिन अभी थोड़ा और सारी वक्त लग सारी सकता है, टॉप मुझे लग रहा है। लीडरशिप, सारी टॉप लीडरशिप प्रभारी हमारी जो है कुमारी शैलजा, सह प्रभारी हमारे जो है सारे लोग जूम मीटिंग में थे। परसों 24 को जो है हमारे पीसीसी अध्यक्ष भी, टॉप लीडरशिप दिल्ली में होगी, निश्चित रूप से फिजिकली जो है एक मीटिंग वहां आउट होगी, उसमें एक क्षण के जो भी आएगा रिजल्ट जो है। लेकिन अभी मैं महेंद्र भट्ट जी को सुन रहा था, भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। अरे भाई अपने कुनबे के पहले घपले को देखो, अपने घर के अंतरकलह को निपटाओ। जो सिर फुटबॉल आपके यहाँ है, आप 4 मंत्री नहीं दे पाए अभी तक इस प्रदेश को, जो चलिए ठीक है, वक्त इशारा कर रहा है, मुझे फाइनल कमेंट survive देना कर रहा होगा। है जनमानस। गजेंद्र रावत जी जल्दी से शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिएगा। अभी तक जो स्थितियां हैं उसमें जो 2022 का चुनाव हुआ है उसमें से अधिकांश लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा दिया है, चाहे वो इंडिपेंडेंट्स रहे हो, दूसरी पार्टी के रहे हो, कोई रहे हो। उसके अनुसार अभी आपको प्राइमा फेसी जो है लगेगा कि बीजेपी का एज है, लेकिन बीजेपी के सामने समस्या वही है कि अगर वो उनको साथ नहीं पाती है, मतलब वो सुमन तिवारी को अपने यहाँ ले आए, वो जो नौटियाल है उनको अपने साथ जोड़ दिया, या कुलदीप रावत को अपने साथ ले आए, उनके सामने चुनौती है कि कर्नल कोटियाल भी टिकट मांग रहे हैं।
उनके सामने चुनौती इस बात को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत जिनको घर बैठा दिया है, उनका अब क्या होना, आने वाले समय में क्या होगा। और जो असल बात है वो यही है कि जिन इश्यूज को आपने शुरू में अपने इंट्रो में दिखाया, क्या उन इश्यूज को लेकर अब इनके पास कोई जवाब होगा, नहीं होगा। और आखिरकार जब आपके यहाँ सब चाक चौबंद है, आपने सैकड़ों करोड़ की घोषणा कर दी, पैसा जारी कर दिया, तो फिर वही सवाल खड़ा होता है कि आपके पास वो हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही है कि आप ये कह रहे हैं कि आप केदारनाथ में फला व्यक्ति को जो टिकट दे रहे हैं, वो हिम्मत नहीं आ रही है। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि और जो केदारनाथ का जो उपचुनाव है, ये बेग बहुत बड़ा है, जो इनके लिए सिरदर्द हो गया। और ये सिरदर्द इनके लिए जो बद्रीनाथ और मंगलौर जैसा दोबारा क्रिएट ना हो, इसलिए मुझे लगता है इनको बहुत ज्यादा टाइम लेना पड़ रहा है। और दूसरी ओर जो कांग्रेस का झगड़ा है, वो भी बराबर में, उसमें आप कहीं ये नहीं मान सकते कि उनमें झगड़े की कोई कमी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो केदारनाथ उपचुनाव जो है वो दोनों ही सियासी दलों के लिए एक टेंशन है। हालांकि उम्मीद दोनों ही पार्टियां ये कर रही है कि जीत का परचम कैसे लहराना है, इसके लिए कसरत भी लगातार जारी है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर चुनावी मैदान में किस चेहरे को उतारा जा रहा है। लेकिन मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुद्दे विपक्ष के पास बहुत ज्यादा है इस बार। उसे सही ढंग से अगर विपक्ष कैश करता है तो यकीनन जो उम्मीद विपक्ष कर रहा है, जो उम्मीद कांग्रेस कर रही है, उसमें वो सफल भी हो सकती है। लेकिन देखना होगा कि आखिर केदारनाथ का आशीर्वाद किसे मिलता है। नमस्कार।